क्लाइमेट ऑफ इंडिया है हम लोगों का। आज का जो टॉपिक है वो भारत की जलवायु है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया है। सोयल वाला दो तीन हिस्सा जो छूटा हुआ है ना, उसको कभी कराएंगे, वो बहुत आसान सा है। एमसीक्यूज में चारों मिट्टी के बारे में अलग से बता दिया जाएगा। तो भारत की जलवायु, बैठिए जल्दी से। समझिएगा, आज वाला क्लास ना बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा सारा इसमें। फैक्ट, मिट्टी दो चार मिट्टी लास्ट का बचा हुआ है, जो एरिड सोयल है ना, लवणीय मृदा है, ये सब बता देंगे बाद में। फॉरेस्ट सॉइल हो गया एक, पीट सॉइल है। चार प्रश्न दे देंगे ऑब्जेक्टिव में, उन चारों में सबका क्लियर कर देंगे। 30-30 सेकंड का सब है। ये वाला टॉपिक समझना है। हम्म। हाँ, वही वही लास्ट में आपको काम आ जाएगा। लास्ट का जो चार्ट है ना, बस काफी है। सब लोग चार्ट पढ़ लिए थे लास्ट वाला, बस वो काफी है, उतना काफी है। अब भारत की जलवायु में ना समझना ज़्यादा है। इसमें ना वैसा आपको फैक्ट नहीं मिलेगा कि इसमें एवरेस्ट की ऊंचाई टाइप में 10 ठो पर्वत श्रृंखला का चोटी मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको समझना है। इसमें समझने वाली क्या बात रहेगी, एक तो जलवायु हो गया, और हम लोग ना बार बार मौसम मौसम शब्द देखिएगा तो कहते रहते हैं कि मौसम खराब हो गया। वेदर का जिक्र हमेशा होते रहता है। तो मौसम और जलवायु, कभी हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आज का जलवायु ना खराब है। मौसम खराब है बोल देते हैं। अपने यहाँ बारिश वगैरह कभी मौसम आता है तो बोलते हैं मौसम खराब है। तो भारत की जलवायु और भारत में हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं मौसम, इसके बीच का जो अंतर है वो समझेंगे बहुत अच्छे से। बहुत आसानी से एनसीईआरटी में दिया है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो मौसम और जलवायु में अंतर मोटा मोटी सब लोगों को पता ही होगा। पता है कि नहीं? पता है। जलवायु क्या है? क्या है? जलवायु बाढ़ है। किसका कहना है बाढ़ है? एक पैटर्न है, हाँ। मौसम शॉर्ट पीरियड को कह सकते हैं, है ना। जैसे जलवायु क्या है, क्लाइमेट के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो लंबे समय की मौसम की जो दशाएं होती हैं, लंबे अवधि, मौसमी दशाएं। और ये क्या हो गया, शॉर्ट पीरियड का है, छोटी अवधि का, छोटी अवधि का, जैसे 24 घंटे। और ये हो गया कम से कम 50 वर्षों का। अब समझेंगे, जलवायु का तात्पर्य हो गया लंबे अवधि में जितनी भी मौसमी दशाएं हो रही हैं। अब सवाल यह है कि मौसमी दशाएं क्या हो गया। तो लंबे समय में दो फैक्टर आता है। पहला टेम्परेचर, तापमान, तापमान। दूसरा हो गया वर्षा। इन दोनों का देखिए, जलवायु में बहुत सारा फैक्टर आएगा, जैसे विंड का कंडीशन क्या है, विंड का डायरेक्शन क्या है। लेकिन बेसिकली सिलेबस में जो समझना है तापमान और वर्षा के बारे में ही। तो हम अगर जलवायु कहते हैं, इसका मतलब हो गया 50-100 सालों के बीच में जितना भी मौसमी दशाएं हैं, यानी कि छोटी अवधि के मौसमी दशाओं का कुल योग हो जाता है जलवायु, टोटल। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जलवायु और मौसम का। असल में आपको जो स्टार्ट करना है जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नता, जैसे ही आप लोग एनसीईआरटी का चैप्टर खोलिएगा तो उसमें ना दिया होगा कि हम एक ही दिन में, जैसे राजस्थान का जो चूरू है, लद्दाख है और केरल है, इन सब में एक ही दिन में देखिएगा कि अलग अलग टेम्परेचर है, तापमान में विभिन्नता है। तो भारत में क्या है कि रीजनल डिफरेंस है जलवायु का या मौसम का। जैसे आज हम लोग मान लें 2 सितंबर है, 2 सितंबर है। अब जो तापमान पटना का है, क्या वो तिरुवनंतपुरम का होगा? नहीं है। क्या सेम चीज शिमला में होगा? नहीं। तो भारत में यही रीजनल डिफरेंस दिखाई देगा।
हम भारत को चूंकि कर्क रेखा बीच से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो पार्ट है, कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो पार्ट है, ये कहलाता है ट्रॉपिकल उष्ण, और कर्क रेखा के उत्तर वाला जो भारत कहलाता है वो सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कहलाता है। तो इस कारण से चूंकि उष्ण भी है उपोष्ण भी है, तो हम लोग सामूहिक रूप से कह देते हैं कि भारत की जलवायु जो है उपोष्ण जलवायु है। और इसमें चूंकि एक और डिफरेंस दिखाई देगा कि भारत में एक समय ऐसा आएगा कि मॉनसून का आना हो जाता है, यानी कि ऋतु के अनुसार वेदर पूरा बदल जाता है, तो विंड का जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो मॉनसूनी जलवायु भी है, भारत की जो जलवायु है वो मॉनसूनी जलवायु है। मॉनसूनी कहने का मतलब ये हो गया कि 6 महीने एक तरफ से हवा चलेगी और उसके बाद दूसरी तरफ से भी हवा चलती है। तो ये जो विंड का रिवर्स चेंज हो जाता है, तो इस कारण से हम लोग कहते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो मॉनसूनी जलवायु भी है। उसके बाद जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करेगा। जैसे अपने देश के उत्तर में हिमालय पर्वत की स्थिति है ना। यहाँ का जो टोपोग्राफी है, यानी कि कुछ ऊंचा वाला भाग है, कुछ घाटी वाला भाग है, तो ये सब का सब भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। और विभिन्न प्रकार की ऋतुएं हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग ना एक इंडेक्स बना लीजिएगा कि जलवायु में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जलवायु क्या है, मौसम क्या है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। और जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नता, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और विभिन्न प्रकार की ऋतुएं, इसका हम लोग स्टडी करेंगे। समझ में आ गया है? अभी कुछ हमने बताया नहीं है, बस जलवायु और मौसम के बारे में हल्का सा इंडिकेट किया है कि जलवायु क्या होता है। लिखेंगे आप लोग, एक लाइन लिख सकते हैं, लंबी अवधि की मौसमी दशाएं जलवायु कहलाता है। लंबी अवधि की मौसमी दशाएं जलवायु कहलाता है। अवधि की मौसमी दशाएं जलवायु कहलाता है। जैसे 50 वर्षों या 100 वर्षों, लंबी अवधि की मौसमी दशाएं जलवायु कहलाता है। लंबी अवधि की मौसमी दशाएं जलवायु कहलाता है। जैसे 50 या 100 वर्षों में, जैसे 50 या 100 वर्षों में होने वाली मौसम की विभिन्नताओं का योग। लंबी अवधि की मौसमी दशाएं जलवायु कहलाता है। क्या औसत ही लगेगा सब में? हाँ, लंबी अवधि में 30 साल भी कह दीजिए, 50 साल कह दीजिए, है ना। उसको 24 घंटा नहीं कहेंगे, 2 दिन नहीं कहेंगे, हैं? क्या जैसे बता रहे हैं अभी, आगे बताएंगे। पहले एक लाइन लिखिए ना, उसके बाद दूसरा लाइन में जाइए, फिर तीसरा, फिर हम उदाहरण बताते हैं। अभी कुछ लोग ना स्टार्ट ही किए हैं, लंबी अवधि की मौसमी लिख ही रहे हैं, और हम जैसे बताएंगे तो फिर इनका छूटेगा। और थोड़ा फास्ट लिखिए। अब हमने आगे उदाहरण दिया कि जैसे 50 या 100 वर्षों में, 50 या 100 वर्षों में, अब उनका कहना है कि 30 साल, तो 30 साल भी क्या छोटा नहीं लग रहा है ना, बड़ा लग रहा है। तो लंबी अवधि कह देने का मतलब जैसे में 30 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। समझ गए? लंबी अवधि का समझ गए ना। अब इसमें ये मत तर्क कुतर्क कीजिएगा कि कहीं 29 साल तो नहीं है, तो बात एक ही है। समझ गए? ठीक है। अब दिल्ली दूर है तो लखनऊ नजदीक नहीं है, वो भी दूर है ना। तो लंबी अवधि कहने का मतलब उसको लंबा टाइम पीरियड आप मानिएगा, ठीक है। नहीं, प्रश्न उठता है कि कहीं 30 साल छोटा तो नहीं है, तो क्या लगता है 30 साल भी तो उतना ही। हाँ, तो एनसीईआरटी तो सारा वर्ड तो लिखना जरूरी नहीं ना है। अब जैसे एनसीईआरटी ये नहीं कह सकती कि 30 साल 29 साल, लिख दिए 30 साल, उसको आप अपने, हाँ हाँ समझिए। जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहती है, तो एक मोटा मोटी ना वायु दाब मान लिया गया है 1012 मान लीजिए, यहाँ पे मिलीबार वायु दाब है, और इधर में लो प्रेशर मान लीजिए कितना हो जाएगा 900 MB। तो हवा चलना शुरू कर देगी इधर से इधर।
है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे 995 से भी तो हवा चलेगी इधर में। तो 30 साल बताया है, तो इसका मतलब कि वो एक लंबा टाइम बता रहा है, चाहे वो 30 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 100 हो, 500 साल हो। जैसे प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन काल आप लोग याद आ रहा है? तो प्लीस्टोसीन काल में राजस्थान के मरुस्थल पे ना ग्लेशियल का प्रमाण मिलता है, हिम का, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो ठंडे जलवायु के समय यहाँ पे रहा होगा, है ना। तो जलवायु क्या है कि लंबा समय का मौसम का योग बताता है, और यही जो मौसम है ये लघु अवधि की मौसमी दशाएं हैं, है ना। और लघु अवधि क्या है? जैसे तापमान, जैसे वर्षा, जैसे हवाओं की दिशा। तो इसका योगफल बताता है। जैसे हम लोग सुबह में क्या कहते हैं कि तापमान कम है, तो ये बता रहा है मौसम के बारे में। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो मॉनसूनी जलवायु है, तो ये बताता है कि मॉनसूनी जलवायु हर साल आ रहा है। हाँ, कम से कम 30 साल तक का ये अनुभव देखा गया, और उसके बाद निष्कर्ष निकाला गया कि कम से कम यहाँ पे हर बार ऐसा ही चेंज होगा। जैसे ही जून जुलाई आएगा बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो ये जलवायु का अर्थ बताता है। जैसे पूरे ग्लोब को देखेंगे आप, तो इस ग्लोब में यहाँ पे इक्वेटर हो गया, मान लीजिए सूरज यहाँ पे चमक रहा है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है इसको हम लोग ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, उष्णकटिबंधीय कहते हैं। और नॉर्थ जाइएगा तो उपोष्ण हो जाता है, फिर शीतोष्ण हो जाता है, और फिर शीत हो जाता है ना। टेम्परेट हो जाएगा और फिर पोलर हो जाता है। तो पूरे पृथ्वी को जब बांटेंगे तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन दिखाई देगा। अब इसमें क्या है कि जैसे कि मॉनसून ही बता रहे हैं, तो आगे चल करके आपको बताया जाएगा कि इसी मॉनसूनी जलवायु में जो वर्षा होती है वो मूसलाधार होती है। नहीं देखते हैं कि बारिश हुआ 2 घंटा में पूरा रोड भर गया। यही आप यूरोप में जाइएगा तो उसको ड्रिजलिंग कहते हैं, पानी का ना फुहारा, आपको मतलब भारी बारिश नहीं हो रही है, वो फुहारा के रूप में हो रहा है। लगातार 2 दिन से वहां पे ड्रिजलिंग हो रहा है। ठीक है, तो आगे और बात होगी, ठीक है ना। और कुछ लिखना है आप लोगों को, लेकिन समझिएगा जलवायु और मौसम फिलहाल समझ में आ गया, ठीक है। असल में यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। हम कहते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इसमें 4-5 फैक्टर याद रखेंगे। एक तो हो जाता है अपना लैटिट्यूड, अक्षांश का मतलब ये हो गया, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत जो है 6 डिग्री 4 मिनट से, है ना, या हम लोग कहाँ से मान लें, मेनलैंड से 8 डिग्री 4 मिनट से, या 6 डिग्री ही मान लेते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है ना। यानी कि कर्क रेखा के और उत्तर में भी भारत चला गया है। तो जो अक्षांश है ये भारत की जलवायु को प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि भारत का जो दक्षिण वाला जो पेनिनसुलर इंडिया है ये इक्वेटर के नज़दीक हो गया, हुआ ना। तो इसके ऊपर में अब प्रभाव किसका पड़ेगा? अक्षांश का। भारत में हिमालय पर्वत है, थोड़ा बहुत हिंट हमने इससे पहले दिया था कि हिमालय के कारण जो है मॉनसूनी हवा रुक जाती है और बारिश होती है। उसके बाद जल और स्थल का वितरण, आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे अरब सागर है, इस कारण से वेस्टर्न घाट के वेस्ट पार्ट में वर्षा ज़्यादा होती है। समुद्र तट से दूरी है, पटना दूर है, बारिश यहाँ पे मुंबई से कम होता है ना। समुद्र तल से ऊंचाई है, ऊंचाई में जैसे मान लीजिए अमृतसर, शिमला, इन दोनों के अगर हम जगह को देखेंगे तो शिमला अधिक ऊंचाई पे है, इस कारण से यहाँ पे ठंडा है, यानी कि ठंडी जलवायु है। रिलीफ हो जाता है या टोपोग्राफी हो जाता है। तो उच्चावच भी यही मायने, मतलब उच्चावच का भी मतलब यही होगा, या तो ऊंचाई वाला नहीं तो घाटी वाला जगह। तो ये सब है। समुद्र तल से ऊंचाई कहने का मतलब ये हो गया ना कि थोड़ा भी ऊंचा कोई जगह है ना। और उच्चावच कहने का मतलब कि या तो हिल स्टेशन है नहीं तो मैदानी इलाका है, घाटी वाला भी इलाका हो सकता है। तो ये सब का सब जो फैक्टर है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। अब इसमें पटना कहाँ पे फिट हो जाएगा?
देखिए पटना को अगर कहते हैं तो क्या पटना का अक्षांश और हम लोग तिरुवनंतपुरम के अक्षांश से तुलना कर सकते हैं? पटना क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में है, तो पटना की जलवायु किस में आ जाएगी? उपोष्ण में, है ना। तो उपोष्ण प्रकार का जलवायु है। हिमालय पर्वत का पटना पे प्रभाव है तभी तो बारिश हो रही है। अभी बताएंगे, आगे बताएंगे। जल और स्थल का वितरण का भी तो असर है यहाँ पे, है ना, दूरी का भी है, ऊंचाई का भी है, आगे हम जिक्र करेंगे। अभी हम आगे और बताते जाएंगे, पूछिए। वैसे अभी बस हम जलवायु और मौसम में ही अभी हम खेल रहे हैं, अभी आगे हम बताए ही नहीं। हाँ बताइए, पूछिए। नजदीक में है, हाँ। अभी तो हम आएंगे इस पे, अभी अक्षांश को पढ़ाना है। स्टार्ट करें ना, हो गया सभी लोगों का। तो भारत की जलवायु को ये सब फैक्टर प्रभावित करता है। अब देखिए अक्षांश कैसे प्रभावित करता है, अब हम बारी बारी से सबको देखते जाएंगे। भारत की जलवायु को लैटिट्यूड या अक्षांश कैसे प्रभावित करता है। पहले आप लोग छोटा सा समझिएगा पृथ्वी के बारे में। यहां पे सूरज अगर हम बना दें, इसको हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, और ये हो गया 23.5 डिग्री, इसको क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। मकर को छोड़ देते हैं हम लोग को, मकर का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, या बाद में देखेंगे। तो इतना में समझना है, भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो ग्लोब के उत्तर में भी है और पूरब में भी है। तो मोटा मोटी मान लेते हैं ये वाला जगह है ना, ये वाला पूरा भारत का है। अब भारत के बीचों बीच कर्क रेखा जाती है। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में जो भी जगह है वो कहलाता है उष्ण ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन यानी कि उष्ण कटिबंध। तो यहां पे सूरज की किरण सीधी पड़ती है ज्यादातर समय। अधिकांश समय क्या होगा कि सूरज की जो किरण है वो सीधा पड़ेगा। तो इसका पहला इंपैक्ट क्या होगा? दिन बराबर रात हो गया ना, यानी कि सूर्य की जो किरण है, या आप जिसको कहते हैं सूर्या तप, सूर्य के प्रकाश की मात्रा यहाँ पे ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, अब इसी को आप भारत के तुलना में देखिए, आगे इसको बढ़ाते हैं। मोटा मोटी ये मान लीजिए, फोन आने का दुष्परिणाम क्या होता है ना कि कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। उष्ण, देखिए कर्क रेखा बीच से जा रही है, और इधर मान लीजिए इक्वेटर है, 0 डिग्री है। अक्षांश का प्रभाव क्या पड़ रहा है कि भारत का जो हिस्सा जितना अक्षांशीय स्तर पर दूर होते जाएगा, समझ गए, इक्वेटर से जो स्थान जितना दूर होगा वहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। इस कारण से सूर्य तप वहां पे कम मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा? यानी कि कर्क यानी कि इक्वेटर पे दिन रात बराबर हो रहा है। दिन और रात बराबर हो रहा है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि अक्षांश जैसे ही कहते हैं, भारत की जलवायु पर अक्षांश का प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्थान विषुवत रेखा से जितना दूर होते जाएगा वहां पे सूर्य तप की मात्रा कम मिलेगी, और इस कारण से वहां पे जो जलवायु रहेगी वो ठंडी होती जाएगी। और ठीक वैसे ही
जो स्थान जितना नजदीक है वहां पे सूर्य तप की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। इसका परिणाम क्या होगा कि वहां पे दिन रात बराबर होगा और सूर्य तप की मात्रा अधिक मिलेगी, अधिक मिलेगी, बराबर दिन बराबर रात। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए भारत का जो भौगोलिक विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो 8 डिग्री पे ज्यादा सूर्य तप की प्राप्ति होगी या 37 डिग्री पे? 8 पे। तो भारत की जलवायु को अक्षांश प्रभावित करता है, यानी कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो प्रभावित करता है। ये वाला हिस्सा जो हो गया ना अक्षांशीय विस्तार हो गया, और ये वाला जो हिस्सा हो गया देशांतरीय विस्तार हो गया। तो इसी कारण से आपको ना सिर्फ अक्षांश दिखाई देगा, देशांतर नहीं दिख रहा है। इसलिए क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ देशांतर पे तापमान एकदम से जमा रहेगा, बर्फ की स्थिति होती है। तो अक्षांश क्लियर हो गया, सवाल जो था वो समझ में आ गया? हो गया? यहीं तक वेट करना था आप लोगों को। अब सवाल इस पे कैसा पूछा जा सकता है? सवाल पूछा जाएगा भारत के 2 शहरों का नाम बताइए। एक का नाम क्या लिख दें? देहरादून लिख देते हैं, देहरादून, और एक को मदुरई लिख दें, मदुरई। अब बताइए अगर इन 2 स्थानों पे हम जलवायु में अक्षांश के प्रभाव को देखें तो देहरादून में सामान्यतः सूर्य तप की मात्रा कम होगी, ठंडापन कम होगा, है ना? तो कहीं ना कहीं जो देहरादून है वहां पे तापमान कम होगा। वहीं मदुरई इक्वेटर के नजदीक में है, इस कारण से यहाँ पे सूर्य तप की मात्रा ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ना तापमान देखिएगा हमेशा ज्यादा दिखाई देगा। अब जैसे देखें जनवरी का महीना मान लेते हैं, जनवरी के महीने में मदुरई में ज्यादा ताप रहेगा या देहरादून में? मदुरई में रहेगा। अभी हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि वो स्थान ऊंचा पे है या नीचा पे है या कहाँ पे है, सिर्फ अक्षांश के स्तर पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोनों फ्लैट है, मतलब दोनों एक ही जैसा है, मैदानी इलाका में ही है, तो फिर भी अक्षांश का प्रभाव पड़ेगा जनवरी में। तो तापमान कहाँ पे कम रहेगा? तापमान कम रहेगा देहरादून में, और तापमान ज्यादा रहेगा मदुरई में, है ना? हम लोग अभी ऊंचाई नीचाई नहीं देख रहे हैं, बस अक्षांश के आधार पे लोकेशन को देखने की प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना? तो भारत की जलवायु पे अक्षांश का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए जैसे शिमला, शिमला में तापमान इसलिए कम है कि वो ऊंचाई पे है। अब मान लीजिए कि शिमला ऊंचाई पे नहीं है, बराबर है, मैदान में ही है, तो भी जनवरी में शिमला का तापमान कम रहता। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर से दूर है। दूर होने के कारण, क्योंकि जनवरी के महीने में सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकता है, सूर्य जनवरी में दक्षिणी गोलार्ध में, तो सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगी शिमला में। वही इक्वेटर के जो नजदीक में स्थान रहेगा, मान लीजिए बेंगलुरु, तो वहां पे तुलनात्मक रूप से गर्मी ज्यादा रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब समझ में आ गया अक्षांश का प्रभाव? अक्षांश का प्रभाव ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पटना है, पटना समुद्र से जितना दूर है उतना ही दूर मान लीजिए कि कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर है। अब इन दोनों पे अक्षांश का प्रभाव पड़ता है ना? तभी जनवरी में पटना का तापमान कम रहता है, इसका तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है। तो यह अक्षांश का प्रभाव हो गया, यानी कि जो अक्षांश इक्वेटर से जितना दूर हुआ वहां पे तापमान कम होता जाएगा, वहां पे ठंडी जलवायु ज्यादा दिखाई देगी। दूसरा हो गया हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारत के जलवायु को प्रभावित करने में बहुत अहम योगदान रखता है। अब देखिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पे पूरा का पूरा हिमालय का सिंपल थोड़ा ही बनाते हैं। हिमालय, अब हिमालय जनवरी में कैसे प्रभावित करेगा भारत की जलवायु को? जनवरी में, तो जनवरी में हिमालय के उस पार साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलर विंड कहते हैं। जो ध्रुवीय पवन है वो हिमालय के उस पार से, हिमालय का उस पार ध्रुवीय पवन से प्रभावित रहता है जनवरी के महीने में। लेकिन भारत में हिमालय की स्थिति के कारण ये जो हवा है वो लांघ करके
भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है। इस कारण से भारत क्या है कि जनवरी में ठिठुरता तो रहता है, लेकिन जमने से बच जाता है। जमने से, अगर मान लीजिए कि हिमालय नहीं रहता तो हो सकता है गंगा नदी जम जाती, इतना तापमान कम हो जाता कि नदी ही पूरा जम जाती। तो हिमालय के कारण जनवरी के महीने में भारत अत्यधिक ठंडा होने से बच जाता है। दूसरा प्रभाव पड़ता है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम की जो मानसूनी हवाएं होती है, वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो हवा आती है उसको हिमालय रोकता है और रोक करके वर्षा कराता है। और वर्षा जब कराता है तो हिमालय के समीप में वर्षा ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हिमालय से दूर जाते हैं दक्षिण की तरफ, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। सीतामढ़ी में वर्षा ज़्यादा होती है, किशनगंज में ज़्यादा होती है ना, लेकिन वही पटना, गया धीरे धीरे कम होते जाता है, क्योंकि हम लोग हिमालय से दूर हो जाते हैं। इस कारण से जो हवा है यहाँ पर ज़्यादा बारिश कराती है, तुलनात्मक रूप से दक्षिण में कम कराती है। तो हिमालय पर्वत के कारण जो वर्षा है वो होती है, यानी कि अरब सागर वाला भी हवा रोक रहा है, बंगाल की खाड़ी वाला भी हवा रोक रहा है। हिमालय नहीं होता तो क्या मेघालय में इतना ज़्यादा वर्षा होती? नहीं हो पाती। तो हिमालय पर्वत के कारण भारत की जो जलवायु है वो भी प्रभावित होती है। ठीक है, तीसरा कारक हो गया जल और स्थल का वितरण। ये बहुत आसान है। देखिए, जल और स्थल के वितरण के कारण भारत प्रायद्वीप है, तो तीन ओर से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। अरेबियन सी, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो जल और स्थल का वितरण, यानी कि इस तरफ में क्या है, जल है, और इस तरफ में जल है, और इस तरफ में स्थल है। अब देखिए इनका ना स्वभाव क्या है, जैसे एक लकड़ी का गर्म होना ठंडा होना और एक बर्तन का गर्म होना ठंडा होना, दोनों में अंतर है। जल का स्वभाव होता है कि वो देर से गर्म होता है, देर से गर्म होता है, और जल देर से ठंडा भी होता है। जल देर से ठंडा भी होता है। स्थल क्या है, जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है और जल्द ठंडा हो जाता है। अब स्थल और जल के ये जो दो विपरीत स्वभाव है, इस कारण से भारत की जलवायु कैसे प्रभावित होगी। अब जल्दी गर्म हो गया, अब मान लीजिए भारत में गर्मी का मौसम है, यहाँ पे जल्दी गर्म हो जाएगा स्थल। हम लोग यहाँ गर्मी ज़्यादा हो जाता है ना गर्मी में, तो स्थल क्या है। अच्छा ये बताइए आप लोग कि जो गर्मी हम लोग महसूस करते हैं वो सीधा ऊपर से गर्मी आता है नीचे, या नीचे से ऊपर है? तो पार्थिव विकिरण के कारण, यानी कि नीचे से, अर्थ से जो रेडिएशन निकलता है उस कारण से निचला वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो जैसे ही इसको मिटा दें, समझ गए आप लोग कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। अब जैसे ही गर्मी के महीना में ये गर्म हो गया, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, क्योंकि यहाँ की हवा जो है वो उठ करके फैल जाती है ना। यहाँ जैसे ही सूरज का तापमान या सूर्य की किरणें पड़ेगी तो लैंड तेजी से गर्म हो जाएगा। अब नीचे में जितनी भी ठंडी हवा रहेगी या हाई प्रेशर रहेगा वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ फ्लो हो जाएगा और लैंड पे लो प्रेशर बन जाएगा, और इसकी तुलना में समुद्र पे हाई प्रेशर बना रहता है, समुद्र पे हाई। तो स्थल और जल का जो वितरण है वो भारत के जलवायु को प्रभावित करेगा, और गर्मी का महीने में जो हवा है वो समुद्र से स्थल की तरफ चलना शुरू कर देती है। वही ठंडे के मौसम में, ठंडा के मौसम में स्थल पे क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत घनी हो गई है, तो स्थल पे हाई प्रेशर बन गया। सागर पे तुलनात्मक रूप से जाड़े के महीने में लो प्रेशर रहता है, तो इस कारण से हवा जो है स्थल से समुद्र की तरफ चलना शुरू कर देती है। अब देखिए हमें ये बताइए कि इधर से, यानी कि स्थल से समुद्र की तरफ जो हवा चलेगी उससे बारिश होगी या समुद्र से स्थल वाली का?
तो इसी कारण से हम लोग के यहाँ गर्मी के बाद तुरंत देखिएगा तो एक ऋतु आ जाता है वर्षा। वर्षा है ना, जाड़ा में वर्षा कम होती है, वो होती है, उसके पीछे दूसरा कारण है। तो स्थल और जल के वितरण के कारण भारत में जलवायु का प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया? है बहुत आसान। आप लोग लिखिए इसको, तीसरा पॉइंट को लिखिए, या सब लिखवा दें? सब लिखाने में टाइम बहुत चला जाएगा, दो दो लाइन लिखवा दें। लिखिए अक्षांश। अक्षांश, भारत की जलवायु को अक्षांश लैटिट्यूड प्रभावित करता है। अक्षांश प्रभावित करता है क्योंकि 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 भारत का दक्षिणी भाग इक्वेटर विषुवत रेखा के नजदीक है। भारत का दक्षिणी भाग इक्वेटर के नजदीक है। हम यहां पे ये जिक्र नहीं कर रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट का, वो आप अपने से नोट कर लीजिएगा। विषुवत रेखा के नजदीक है, विषुवत रेखा के नजदीक है, जबकि भारत का उत्तरी भाग विषुवत रेखा से दूर है। विषुवत रेखा से दूर है, दूर है। उत्तरी भाग विषुवत रेखा से दूर है। भारत का उत्तरी भाग विषुवत रेखा से दूर है। अब इतना पे इसका प्रभाव आपको याद हो जाएगा। दक्षिणी भाग नजदीक है तो यहाँ पे सूर्य तप की मात्रा ज्यादा होगी, है ना, दिन रात बराबर होने के कारण, और दूर वाले में कम होगा। अतः आगे लिखिए, अतः भारत का दक्षिणी भाग उत्तरी भाग की तुलना में गर्म रहता है। उत्तरी भाग की तुलना में गर्म रहता है। दक्षिणी भाग उत्तरी भाग की तुलना में ज्यादा गर्म रहता है। चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इक्वेटर से ध्रुव की तरफ जाने पर तापमान में क्रमशः कमी होते जाती है। जैसे आप इक्वेटर से दूर जाइएगा ध्रुव की तरफ तो तापमान में क्रमशः कमी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें काफी तिरछी पड़ेगी ध्रुव पे तिरछा पड़ता है, इस कारण से तापमान कम मिलेगा। शॉर्ट में लिख लिए, जितना आप लोग को टीआरई में करना है उतना करिए, नहीं तो फिर मालूम चला कि भूगोल आ रहा है, एग्जाम निकल नहीं रहा है। अच्छा, लो प्रेशर हाई प्रेशर, देखिए मान लीजिए ये सूर्य है। सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी का ये सामने वाला हिस्सा हो गया, तो जहां जहां तापमान यानी कि सूर्य की किरणें जहां पे लंबवत पड़ेगी तो लंबवत पड़ने के कारण धरातल क्या है? गर्म हो जाएगा। अब हमने ये बताया कि अगर किसी भी पार्ट में अलग अलग स्वरूप है धरातल का, यानी कि एक तरफ जल है और एक तरफ स्थल है, तो सूर्य के प्रकाश के कारण लैंड क्या है? जल्दी गर्म हो जाता है। इसका स्वभाव ही है। लकड़ी का स्वभाव और एल्युमिनियम के स्वभाव में आप तुलना करके देखिएगा, एल्युमिनियम गर्म जल्दी हो जाएगा। तो ठीक वैसा ही जो स्थल है वो जल्दी गर्म हो गया, तो जल्दी गर्म हो जाने के कारण जो हवा है, जो स्थल के समीप में हवा है, वो भी तो गर्म होगी। तो जब हवा गर्म होगी तो हल्की होकर के ऊपर उठेगी, फैल जाएगी। अब जब फैल जाएगी तो प्रेशर ही खत्म हो जाएगा और इस कारण से यहां पे लो प्रेशर बन जाएगा। आप किसी हाई प्रेशर में घुसेगा। जैसे आप एक कमरा देखिए, आपके पास क्या है? रूम है, उसमें एसी चला लीजिए। एसी चला के तापमान कितना कर दिए? 16 डिग्री कर दिए, है ना। अब अचानक से आप गेट खोल दीजिए। गेट जब खोलिएगा तो हवा इधर से निकलेगी, अंदर वाली बाहर चल जाएगी या बाहर वाला हवा आएगी? जितना अंदर वाली हवा है वो देखिएगा ना बाहर निकल गया, बाहर। इस कारण से रूम धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा। रूम यानी कि तापमान कम करने से हम लोग वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट कर दिए, बाहर क्या है? गर्म है। इस कारण से सारी की सारी जो ठंडी हवा कमरे से निकल गई। ऐसा अगर नहीं होता तो फ्रिज में ढक्कन ही नहीं दिया रहता। फ्रिज में जो गेट लगा रहता है वो क्यों लगा रहता है?
देखिए फ्रिज में मान लीजिए डोर है, क्यों? क्योंकि अंदर में तापमान कम है। ज्यादा कहाँ है, कम है ना। ज्यादा तापमान रहता तो गेट गेट रहता ही नहीं। तो इसी कारण से कि उसकी ठंडी हवा को रोक करके रखा जाए, नहीं तो हवा का क्या स्वभाव है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भाग जाएगी। तो अब देखिए गर्म हो गया, इस कारण से स्थल पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर बना, समझ गए। अब इसके बाद उसकी तुलना में समुद्र पे हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर रहता है, तो हवा का स्वभाव है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर दे। हम लोग अभी भी बाहर निकलेंगे तो हवा है ना, तो हवा इसका मतलब समझिए कि अपने यहाँ लो प्रेशर बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं से हवा आ रही है। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया कि आ गया? अरे वो स्वभाव अलग है, हाई प्रेशर, उससे कंपेयर नहीं करना है। देखिए कोई भी चीज गर्म होता है तो उसमें ना फैलने का स्वभाव विकसित हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए इस एरिया को हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ की जो हवा है वो गर्म होकर फैलेगी, फैलेगी ऊपर उठ जाएगी। हवा क्या है, गर्म होकर के फैलती है, वो ऊपर की ओर जाएगी और फिर ऊपर जाकर ठंडी होगी, ऊपर जाकर के फिर वो ठंडी हो जाएगी, समझ गए। और फिर अगर में नीचे में गर्म रहेगा तो ये फिर उतरेगी। तो हवा इस तरीके से एक सर्किल में बहते रहती है। अगर ये स्वभाव नहीं रहता तो हवा स्थिर रहती, बहता ही नहीं कोई हवा। जब आप ग्लोब पे अध्ययन करेंगे, ग्लोब पे, तो आपको हवा देखिए कर्क रेखा से ऐसे ना हवा का स्वभाव दिखाई देगा, है ना, दिखता है। इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेटर पे लो प्रेशर है, इसकी तुलना में कर्क रेखा पे या मकर रेखा पे हाई प्रेशर है। इस कारण से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहती है। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया। अब इसमें भी क्या है कि इसमें फेरल सेल आपको बताना पड़ेगा कि विषुवत रेखा से हवा गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, लगभग और थोड़ा ऊंचा जाती है 6 किलोमीटर तक, फिर वो जाकर के कर्क रेखा के पास बैठने की प्रवृत्ति विकसित करती है। तो ये एक अलग चैप्टर है। हाँ, कोरियोलिस बल के कारण ये ना टेढ़ा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, नहीं तो ऐसे सीधा रहता। तो कोरियोलिस बल जो एक आभासी बल है, जो पृथ्वी के रोटेशन, घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोई भी चीज घुमाइए, उस पर एक सिक्का रख दीजिए तो वो फेंकाएगा तिरछा। तो कोरियोलिस बल के कारण क्या है कि हवाओं की दिशा में विक्षेपण होता है और उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में हवा जो है दाएं, है ना, दायां मुड़ जाती है। इसी कारण से आपको यह हवा मुड़ा दिखाई देगा। हाँ, हाँ, ये ठंडा होना ये हर चीज में है। हाँ अपना, वो तो, हाँ वो तो प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना। और समुद्र पे क्या है कि हाई प्रेशर बना है, इस कारण से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलना शुरू कर देती है। अब सवाल यह है कि हाई प्रेशर होने का भी कुछ कंडीशन होता है। किसी जगह पे हाई प्रेशर कब होगा? जब वहां पे टेम्परेचर कम हो जाए। किसी जगह पे हाई प्रेशर तब बनेगा जब वहां पे टेम्परेचर कम हो जाए। अगर किसी भाग में मान लीजिए क्या बताएं इसमें, तापमान कम हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि हवा अगर ऊपर से नीचे बैठ रही है तो हवाओं के बैठने की प्रवृत्ति के आधार पर भी हाई प्रेशर होता है। जैसे कर्क रेखा पे हाई प्रेशर होने के पीछे कारण क्या है? हवाओं का ऊपरी वायुमंडल से नीचे उतरना। ठीक वैसे ही मकर रेखा पे भी हवाएं ऊपर से नीचे की ओर बैठती है, तो हवाओं के बैठने की प्रवृत्ति के कारण भी वहां पे हाई प्रेशर का निर्माण होता है। अब ठीक वैसे ही लो प्रेशर होने का कंडीशन क्या है? तापमान बढ़ा दीजिए, तापमान बढ़ा दीजिएगा, हवा जो थी वहां पे, मतलब जो घनी हवा है, जो भी घनी हवा है वो अब फैलेगी गर्म होकर के, इस कारण से वहां पे लो प्रेशर बन जाएगा। तो जल और स्थल के वितरण के कारण भी ध्यान रखेंगे, भारत में जलवायु का प्रभाव पड़ता है। समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी, अब इसको भी अलग तरीके से समझिएगा। समुद्र तट से दूरी के कारण
दो स्थान ले लेते हैं, एक का नाम रख देते हैं मुंबई, है भी यहाँ पे, और एक नागपुर मान लेते हैं, पुणे मान लीजिए। तो समुद्र से दूरी का क्या प्रभाव पड़ेगा? समुद्र से दूरी, यहां पे हम लोग जल कर लेते हैं, यहां पे स्थल कर लेते हैं। महीना मान लेते हैं जनवरी का, महीना जनवरी का मान लेते हैं। जल देर से गर्म होगा, देर से ठंडा, स्थल जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी ठंडा। तो स्थल क्या है कि जनवरी के महीने में अत्यधिक ठंडा रहता है, इस कारण से हाई प्रेशर है और इस कारण से लो प्रेशर है। अब आप गौर कीजिएगा इस पार्ट को, चाहे वो मुंबई रहे, चाहे वो कोंकण रहे, चाहे वो कोची रहे, चाहे कोई त्रिवेंद्रम रहे, ठीक है। इस पूरे इलाके में क्या होगा, दिन का समय मान लीजिए, दिन के समय में क्या है, दिन के समय में जो जल है और जो स्थल है, अब इसको देखिए, स्थलीय समीर और समुद्री समीर के रूप में हम बताते हैं ऐसे। ये हो गया स्थल और ये हो गया जल। शाम हो गया, शाम हो जाने से क्या है, रात, ये क्या हो गया, जल्दी ठंडा हो गया, तो इस कारण से हाई प्रेशर बन गया और यहां पे लो प्रेशर हो गया। तो अब हवा कैसे बहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। यानी कि जो समुद्र तटीय इलाका है, समुद्र तटीय इलाका है, जैसे मुंबई है, तो मुंबई में रात में हवा स्थल से समुद्र की तरफ जाएगी। अब मान लीजिए दिन है, दिन में स्थल जल्दी गर्म हो जाता है ना, जल्दी गर्म हो गया, तो यहां पे क्या बन गया, लो प्रेशर, और दिन में समुद्र तुलनात्मक रूप से हाई प्रेशर रहेगा। तो इस कारण से जो हवा है वो अब ऐसे आएगी। तो 24 घंटे में देखेंगे कि जो समुद्र तटीय इलाका है वहां पे हवा का एक फ्लो बन गया, एक सेल बन जाता है, इसको सेल कहते हैं। तो इस कारण से हवाओं का एक चक्र बन गया। तो इस कारण से यहाँ पे जो हवा है वो आपको ना एक तरीके से समताप जैसा नजर आएगा, यानी कि न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा। अब इसी को पटना के रूप में देखिए, पटना, यहां पे गर्मी में क्या है, लो प्रेशर बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है। अब समुद्र से दूर होने के कारण कोई हवा आ ही नहीं रही है, कोई हवा नहीं आ रही है। तो इस कारण से क्या होता है कि हम लोग को बेचैनी जैसा लगता है, गर्मी ज्यादा लगता है। वहीं जो तटीय भाग में है उनको उतना फील नहीं हो रहा है, ना तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा जा रहा है ना ज्यादा कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो मौसम की स्थिति रहेगी वो समान जैसा रहेगा या समतापीय रहेगा। वहीं आप, यही बात है, क्योंकि यहाँ से ह्यूमिडिटी चला जाता है समुद्र से, समुद्र पे जो भी हवा रहेगी उसमें क्या है, वाष्प रहेगा, इस कारण से क्या, हाँ, प्रभाव कम रहेगा। अब देखिए जाड़ा आ गया, जाड़ा आ गया तो लैंड पे मान लीजिए कि हाई प्रेशर बना हुआ है, हवा निकल गई उधर में, और अपने यहाँ क्या है, हवा जा ही नहीं रही है, यहाँ पे क्या है, स्थायी रूप से है, इस कारण से हम लोग को ठंडा लग रहा है। ये वाला हिस्सा क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है। समुद्र तट से दूरी के कारण जो स्थान समुद्र से जितना नजदीक रहेगा उसके ऊपर में समुद्र का प्रभाव पड़ेगा, इस कारण से वहां पर ना तो ज्यादा गर्मी लगेगा और ना ही ज्यादा ठंडा लगेगा, है ना। इसी कारण से ठंड के मौसम में अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई, तो सूटकेस बड़ा होगा या मुंबई से दिल्ली आने में सूटकेस बड़ा होगा? कैसे, वहां तो ज्यादा स्वेटर खुल जाएगा, वहां तो स्वेटर खुल जाएगा, तो आपको जो डिस्टेंस है एयरपोर्ट तक ले जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट तक आप पहन के गए, उसके बाद आप एक तो सूटकेस हटा दीजिए, मुंबई उतर गए तो टी शर्ट में घूमना शुरू कर दिए, और वही मुंबई से क्या है कि आ रहे हैं टी शर्ट में, दिल्ली उतरते ठंडा लगना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे हेवी जैकेट चाहिए। तो समुद्र तट से दूरी के कारण क्या है, जलवायु का प्रभाव पड़ता है ना।
एक जैकेट कोट से मुंबई आप एक सप्ताह निकाल करके चले जाइएगा। वही दिल्ली जाएंगे तो 3-4 चाहिए होगा कि सोमवार को दूसरा पहन लेंगे, मंगलवार को दूसरा पहन लेंगे, है ना। तो इसी कारण से समुद्र तल से दूरी का प्रभाव पड़ रहा है। समुद्र तल से ऊंचाई, अब जो इलाका, दोनों को एक ही साथ समझिएगा। अब उच्चावच टोपोग्राफी कह देने का मतलब इसमें क्या हो जाता है, हिल स्टेशन आ जाएगा। ये थोड़ा अत्यधिक ऊंचाई को भी कवर करेगा, जैसे पर्वत। तो समुद्र तल से ऊंचाई या टोपोग्राफी का जो प्रभाव पड़ता है कि जो स्थान जितना ऊंचा रहता है, समुद्र तल से जो स्थान जितना ऊंचा रहता है, इस कारण से तापमान में कमी आती है। और प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे, 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस कारण से जो स्थान जितना ऊंचा होगा वो उतना ही ठंडा होते जाएगा, वो उतना ही ठंडा होते जाएगा। यही कारण है कि मैदानी इलाके में हरिद्वार, इसका तापमान ज्यादा रहेगा, और ऊंचाई पे मान लीजिए शिमला है ना, तो इसका तापमान कम रहेगा। तो इस कारण से ऊंचाई का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है ना। तो जो स्थान जितना ऊंचा रहेगा वो उतना ही ठंडा रहेगा, और जो स्थान जितना नीचा रहेगा वो गर्म रहेगा। एक सवाल दिया गया था, एनसीईआरटी में पूछा गया था कि शिमला और अमृतसर, शिमला और अमृतसर एक ही अक्षांश पे स्थित हैं। शिमला और अमृतसर एक ही अक्षांश पे स्थित हैं। एक डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, लिख लीजिए, प्रति 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। और भूगर्भ की तरफ जाने पे प्रति 32 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। 32 मीटर पे 1 डिग्री बढ़ जाता है। तो शिमला और अमृतसर का सवाल दिया था। अब मान लीजिए कि शिमला हिमाचल प्रदेश में, यहां बना देते हैं, ठीक है, समझ लीजिए, हो गया ना। मान लीजिए कि शिमला यहाँ पे है, अमृतसर भी यहीं पे है, दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित हैं। दोनों क्या है, एक ही अक्षांश पे है। अब सवाल था कि शिमला में ठंड होने का प्रभाव क्या है, क्या कारण है कि शिमला में ठंड है। आप इन चारों विकल्प को अगर देखिएगा इन सब पे, तो ठंडा होने के पीछे नहीं, हिमालय भी इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि फिर आप हरिद्वार से कंपेयर कर लीजिए। तो समुद्र तल से ऊंचाई के कारण शिमला जो है ठंडा है। समुद्र तल से ऊंचाई के कारण क्या है, शिमला ठंडा है। शिमला क्या है, समुद्र तल, यानी कि शिमला क्या हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है। इसी कारण से भारत में जितना भी हिल स्टेशन है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि टेम्परेचर कम रहे, वहां पे ठंडक महसूस हो। तो शिमला में तापमान कम है क्योंकि वो समुद्र तल से ऊंचाई पर है। टोपोग्राफी का भी प्रभाव है कि वो हिल स्टेशन है, ऊंचा पे स्थित है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना फैक्टर अगर आप पढ़िएगा, अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के अनुसार भारत में ना अलग अलग प्रकार का, देखिए, तो जलवायु डेवलप हो गया है, जलवायु डेवलप हो गया। अब जैसे लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख ऊंचाई पे ही है, इस कारण से वहां पे तापमान देखेंगे तो कम है, कम है। एक और कारण हो जाता है कि वहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, यानी कि वो अक्षांशीय दृष्टिकोण से और विषुवत रेखा से दूर है, इस कारण से भी तापमान वहां पे कम है। तो क्लियर हो गया ये इतना बात। इतना ही पॉइंट एनसीईआरटी में एक एक लाइन का दिया हुआ है, उसको हमने समझा दिया। सब लोग चिंतन में हैं, समझ में आ गया, मोटा मोटी आइडिया मिल गया ना। अब ये समुद्र तल से दूरी, उदाहरण आप लिखना चाहें तो मुंबई और पटना का दे दीजिए, मुंबई और पटना से तुलना कर दीजिए। क्या मुंबई में बहुत ठंड है, नहीं, क्योंकि वहां पर समुद्र है, प्रभाव पड़ रहा है। समुद्र तल से ऊंचाई, आप एक अमृतसर और शिमला का दे दीजिए। सेम कंडीशन उच्चावच हो गया, ऊंचा और नीचा घाटी, तो आप इसमें चाहे तो उच्चावच में कर दीजिए शिमला का, और कोई मैदानी इलाका आगरा कर लीजिए। इसके अलावा जल और स्थल का वितरण, जो स्थान जल से जितना करीब रहेगा उस पर समुद्र का प्रभाव पड़ेगा। हिमालय पर्वत के कारण भी, हिमालय पर्वत के कारण भारत की जलवायु क्या है, अलग अलग प्रकार की हो गई है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग।
मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जलवायु। मौसम का मतलब क्या होगा? दिन रात वाला, शॉर्ट टर्म, यानी कि 24 घंटे में जो परिवर्तन आता है, 24 घंटे में जितना भी परिवर्तन आता है। अब मौसम को प्रभावित करता है तापमान। तापमान, तो तापमान के कारण क्या है? अगर तापमान ज्यादा हो रहा है तो टेम्परेचर मान लीजिए कि 29 डिग्री हो गया, गर्मी के मौसम में 45 डिग्री पहुंच जाता है, तो मौसम को प्रभावित करता है ताप। यह ताप जितना ज्यादा होगा उतना ही गर्मी लगेगी। वायु दाब देखिए, विंड प्रेशर का क्या अर्थ हो गया? अगर तापमान ज्यादा है ना, तो वायु क्या है? गर्म होकर के फैलेगी, उस कारण से लो प्रेशर होगा। तापमान कम रहेगा, वायु दाब क्या है? हाई प्रेशर रहेगा। पवनों की दिशा और गति, अब पवन की दिशा गति को आगे हम लोग मौसम के अनुसार समझेंगे। आर्द्रता और वर्षण का प्रभाव, अब आर्द्रता को भी देखेंगे मॉनसून में ही, ये ज्यादा समझ में आएगा। अब इस तरीके से भारतीय मौसम विभाग के द्वारा भारत में 4 प्रकार की ऋतुओं का डिवीजन किया गया है। पहला हो गया शीत ऋतु, 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च। 16 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन हो जाता है। उसके बाद विंटर है, उसके बाद मानसूनी है या रेनी सीजन कह सकते हैं, 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक। और शरद ऋतु, तो अभी हम लोग का कौन सा महीना चल रहा है? अभी हम लोग 3 वाले में हैं, इसमें है वर्षा ऋतु। अब देखिए जो अंग्रेजी लिखा हुआ है, विंटर है, समर है, मानसून है और ऑटमन है। इसके बाद एनसीईआरटी जब जाएंगे तो उसमें ना 2 अलग प्रकार का आपको क्लासिफिकेशन किया गया है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और लौटते हुए मानसून का समय। देखिए रिट्रीट मतलब लौट जाना होता है ना। हम लोग के यहाँ वर्षा लगभग लगभग हो चुकी है, तो मोटा मोटी अब मान के चलिए कि 15 सितंबर तक वर्षा भारत में होगी। उसके बाद मॉनसून जो है लौटना शुरू कर देगा। मॉनसून क्या है? लौटना शुरू कर देगा। तो भारत में जहां पे सबसे देर से मॉनसून आया है, कहां पे आएगा? राजस्थान के पश्चिम में। तो जितना देर से आया है उतना ही जल्दी ये लौट भी जाता है। तो मॉनसून लौटना शुरू करेगा पश्चिम से, पूरब की तरफ से, तो मॉनसून लौटेगा। अरे दिसंबर होगा, दिसंबर, टाइपिंग एरर हो गया है। अब हो गया क्लियर? ठीक है। तो शरद ऋतु में अभी हम आएंगे। तो वर्षा ऋतु का जो समय है वो 15 सितंबर तक, यानी कि आज 2 सितंबर है, 15 सितंबर तक पूरे देश में वर्षा का समय रहेगा। और 15 सितंबर के बाद धीरे धीरे मानसून लौटना शुरू कर देगा। इस कारण से हम उसको कहते हैं लौटते हुए मानसून का समय, है ना, लौटते हुए मानसून का समय। और जो साउथ वेस्ट मानसून की दक्षिण पश्चिम मानसून का जो समय था वो कब से कब तक था? जून जुलाई। ठीक है। तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा भारतीय मौसम को या ऋतुओं को 4 भागों में बांट दिया गया। इसमें एक सवाल पूछा था कि भारत में ठंड ऋतु कब से शुरू होती है? तो 16 से नहीं, 15 दिसंबर से लेके 15 मार्च तक का जो समय है वो ठंड का रहता है। हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं शिशिर, हेमंत, वो क्या है? यही है। नहीं, वसंत नहीं, इसी को शिशिर भी कह देते हैं, शिशिर या हेमंत कहते हैं ना। हाँ, तो शिशिर ऋतु हो गया। जैसे शरद ऋतु के बाद कौन सा ऋतु आता है? शिशिर ऋतु आता है, तो उसको शीत ऋतु को ही शिशिर भी कहा जाता है। तो 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक का जो समय है वो ठंड है, यानी कि मध्य दिसंबर से ठंड अपने यहां शुरू हो जाता है और मध्य मार्च से गर्मी का मौसम आ जाता है। तो भारत में 4 प्रकार के मौसम हैं। अब शीत ऋतु को बहुत अच्छे से, बहुत आप समझिए कि इसमें सवाल जो है कम पूछा जाता है। हम कह देते हैं शीत ऋतु, शीत ऋतु। अब शीत ऋतु में क्या है कि सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य क्या है? चला गया है।
जैसे ही शीत ऋतु शुरू होता है 15 दिसंबर मान लीजिए, दिसंबर के मध्य शुरू हुआ, तो सूर्य धीरे धीरे क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है और इस कारण से भारत में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और जैसे जैसे शीत ऋतु प्रारंभ होगा तापमान में क्या फर्क पड़ेगा, तापमान में कमी आने लगेगी, कमी आने लगी। अगर तापमान में कमी आ रही है तो वायु दाब, विंड प्रेशर क्या होगा, विंड प्रेशर बढ़ेगा, तो वायु दाब बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब यही बात ध्यान रखना है, एनसीईआरटी ये कहती है कि चूंकि शीत ऋतु है तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, तो जो दक्षिणी इलाका है, यानी आप मान लीजिए तमिलनाडु केरल का इलाका, तो वहां पे इक्वेटर के नजदीक होने के कारण उतना असर नहीं करेगा, उतना प्रभाव इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो शीत ऋतु के प्रारंभ होते ही संपूर्ण भारत में तापमान तो कमी होगी, तापमान में तो कमी होगी, लेकिन इसका अक्षांशीय विस्तार इतना ज्यादा है कि नॉर्थ की तरफ ज्यादा कम होगा, साउथ इंडिया तुलनात्मक रूप से कम होगा। यही कारण है कि नॉर्थ में देखेंगे तो जनवरी के महीना में पंजाब और हरियाणा में तापमान 0 डिग्री चला जाता है, पंजाब हरियाणा में तापमान 0 डिग्री चला गया जनवरी के महीने में। वहीं जनवरी के महीने में तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर कितना है, 29 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? तो भारत का जो प्रभाव है या भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, तो उस अक्षांश के कारण एक ही स्थान पे या एक ही देश में इतना वेरिएशन दिखता है कि पंजाब हरियाणा में रात्रि में तापमान 0 डिग्री चला गया है, वहीं तिरुवनंतपुरम में या दक्षिण भारत में तापमान तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। ठीक है, तो शीत ऋतु का प्रभाव आप याद रखेंगे कि इसमें नवंबर के मध्य से या दिसंबर में शुरू हो जाता है और उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सबसे ठंड महीने होते हैं। उत्तरी मैदान कहने का मतलब प्रायद्वीपीय भारत को छोड़ करके, प्रायद्वीपीय भारत इक्वेटर से नजदीक होने के कारण यहाँ पे तापमान ज्यादा रहेगा। औसत दैनिक तापमान पूरे भारत का 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, रात्रि का तापमान काफी कम हो जाता है। पंजाब और राजस्थान में फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है, हिमांक से भी नीचे तापमान चला जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस लगभग पहुंच जाता है। तो ये शीत ऋतु में वेदर का जो कंडीशन है, मौसमी दशाएं, तो चाहे शीत ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, हम लोग मौसम के 2 फैक्टर को जरूर पढ़ेंगे, एक तापमान और दूसरा वायु दाब, तीसरा वर्षा कर लीजिए, वर्षा। ठीक है, अब देखिए जाड़े का मौसम है, जाड़े का मौसम है, उत्तरी भारत में वर्षा होती है, उत्तरी भारत में जाड़े के महीने में वर्षा होती है। आप ध्यान रखेंगे इस वर्षा की मात्रा लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ को इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं कि उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, या बता ही देते हैं। जाड़े के मौसम में एक टर्म आता है वेस्टर्न टर्बुलेंस, पश्चिमी विक्षोभ। अगर हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं तो इसकी उत्पत्ति कहां पे होगी? एक टर्बुलेंस उत्पन्न होता है भूमध्य सागर पे, भूमध्य रेखा नहीं, भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर पे, अब ये बहुत लंबा चैप्टर समस्या, इसीलिए हम इसको बचना चाह रहे थे। अब इसमें ना पूरा जेट स्ट्रीम बताना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी जेट के सहारे ही इसको भारत में लाया जाता है, तो कभी इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस आप लोग इतना याद रखेंगे, हौज पौच हो जाएगा। और आपको उतना करना नहीं है, जानकारी हो जाएगा, छोड़ देना, हौज पौच हो जाएगा उसमें। फिर हमको, अब जेट स्ट्रीम का 4 प्रकार है, जेट स्ट्रीम 4 प्रकार है। भारत में 2 जेट स्ट्रीम का प्रभाव पड़ता है, पश्चिमी जेट और पूर्वी जेट। अब दोनों की उत्पत्ति का कारण और लंबा है, बस इतना याद रखना है कि शीत ऋतु में भारत में वर्षा होती है कहां पे? उत्तरी मैदान में। जो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना, तो पश्चिम से पूरब की तरफ वर्षा की मात्रा घटते जाती है, यानी कि भूमध्य सागर से आ रही है कोई हवा अपने साथ नमी लेकर के,
तो वो पश्चिमी भारत में ज़्यादा वर्षा कराएगी, यानी कि पंजाब हरियाणा के मैदान में ज़्यादा वर्षा होगा और बिहार आते आते वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो शीत ऋतु में भारत में वर्षा होती है। इसके पीछे कारक है भूमध्य सागर में उठने वाले छोटे छोटे चक्रवात, उस साइक्लोन के कारण वर्षा होती है। और वर्षा मुख्यतः देखिएगा तो पश्चिमी भारत में ज़्यादा होती है, पंजाब हरियाणा में। और ठंड के मौसम में रबी का फसल होता है, तो यही वर्षा रबी की फसल के लिए उपयोगी रहती है। लिखिए शीत ऋतु का थोड़ा सा पॉइंट, कुछ ऐसे ही कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पहला ये नोट कर लीजिए कि शीत ऋतु भारत में दिसंबर के मध्य से प्रारंभ होती है। शीत ऋतु भारत में दिसंबर के मध्य से प्रारंभ होती है, दिसंबर के मध्य से प्रारंभ होती है, मध्य मार्च तक रहती है, मध्य दिसंबर से मध्य मार्च रहती है। इस समय सूर्य, अगला पॉइंट में लिखेंगे, इस समय सूर्य सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है, दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है। इस कारण से भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस कारण से संपूर्ण भारत में ठंड पड़ती है, इस कारण से भारत में ठंड पड़ती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, भारत के अक्षांशीय विस्तार के कारण, भारत के अक्षांशीय विस्तार के कारण, अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण भारत की तुलना में, दक्षिण भारत की तुलना में उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है या ठंड ज्यादा पड़ती है। समझ गए आप लोग क्यों ज्यादा पड़ रही है? अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है। अक्षांशीय विस्तार ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया? एक तो सूर्य वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में चला गया है और हम और नॉर्थ में जाएं तो उत्तरी भारत में ठंड ज्यादा पड़ती है, उत्तरी भारत में ठंड ज्यादा पड़ती है। अब पूरे उत्तर भारत में तो अलग अलग कंडीशन है, कोई स्थान ऊंचा है ना, तो वहां ज्यादा ठंड पड़ेगी, तो इसको समझिएगा। अगला पॉइंट, ये इतना लंबा टॉपिक है ना, तो ये एक सप्ताह चलने वाला टॉपिक है। आप लोग यकीन मानिए एक सप्ताह तक चलने वाला है। हम लोग पार्ट 1 में, बीए पार्ट 1 में 1 साल जलवायु विज्ञान पढ़े हुए हैं। 1 साल, 1 साल नहीं, उसमें डीएस लाल पढ़ते थे। डीएस लाल की अलग मोटी किताब है, वाजबी आती है किताब। और हम आपको क्या करें, 1.5 घंटा में समझा रहे हैं, तो फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम निकालना है, आप लोगों को एग्जाम निकालना है। हम लोग का जब शुरू होता था तो सिर्फ तापी पे 1 दिन का क्लास खत्म हो गया, सिर्फ टेम्परेचर पूरे भारत का पढ़ रहे हैं, अगले दिन फिर टेम्परेचर शुरू हो गया, तो लंबा है। अब आपको क्या है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या करना है कि बहुत चीज़ों को छोड़ देना है, बहुत डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में तो आएगा, लेकिन समय भी नहीं है। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि एक समय सीमा में आपके सिलेबस को ख़त्म कर दें। एग्ज़ाम जब निकल जाएगा ना, तो फिर आप लोग आइएगा, तो फिर हम लोग खूब चर्चा करेंगे मौसम पे, जलवायु पे, ठीक है ना, तब आपको जानकारी लेना रहेगा। अभी एग्जाम निकाल लीजिए, उतना काफ़ी। तो मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक रहता है। आगे क्या लिखे हैं? उत्तरी भारत में ज़्यादा ठंड पड़ता है ना। आगे लिखिएगा, शीत ऋतु में उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न टर्बुलेंस, पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है, थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है, थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं लगभग 25 सेंटीमीटर। थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर, इतना ही एनसीईआरटी का डेटा लिखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर। यह वर्षा रबी की फसलों के लिए उपयोगी है, रबी की फसलों के लिए उपयोगी है, लाभदायक होती है। आपका छूट रहा है लगता है, उधर देख रही हैं, पूछिए जितना छूट रहा है पूछते रहिए। शीत ऋतु में पश्चिमी, उत्तरी भारत में थोड़ी वर्षा होती है, उत्तरी भारत में थोड़ी वर्षा होती है। ब्रैकेट में लगभग 25 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। उत्तरी भारत में थोड़ी वर्षा होती है और यह वर्षा भारत में रबी की फसलों के लिए, अब रबी की फसल का मतलब गेहूं हो गया,
चना मटर हो गया, उसके लिए लाभदायक होती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। हो गया शीत ऋतु का। आ जाए गर्मी में। गर्मी झेल के ही हम लोग अभी अभी उबर रहे हैं, अभी भी पूर्णतः उबरे नहीं है गर्मी से। तो अब गर्मी में आइए। अब इसमें जैसे ही हम गर्मी की बात करते हैं, इसका मतलब सूर्य कहाँ आ गया है? नदन हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आ गया है। 21 जून आते आते सूर्य क्या है? कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। तो हम लोग 21 जून से अब आगे निकल गए हैं। तो अब सूर्य क्या है? धीरे धीरे देखिए हम लोग का अब रात क्या है? जल्दी हो जा रहा नहीं है, दिन अब छोटा होने लगा है ना। तुलनात्मक रूप से देखिएगा तो दिन जो है उसकी लंबाई घट गई है। तो सूर्य क्या है? उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकेगा गर्मी आते ही, और इस कारण से भारत में तापमान बढ़ जाएगा। भारत में तापमान बढ़ जाएगा, और यह तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पूरा का पूरा जो मध्यवर्ती मैदान है वहां पे तापमान अधिकतम 45 डिग्री, अब तो ज्यादा जा रहा है, अब तो 48 भी पहुंच जा रहा है, 50 भी पहुंच गया था दिल्ली में। हाँ, तो गर्मी में भारत में तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। और इसकी तुलना में जो भारत का दक्षिणी वाला इलाका है वो समुद्री प्रभाव रहता है वहां पे, तो तापमान बहुत ज्यादा नहीं जा पाता है, और वहां पे तापमान मोटा मोटी 32-35 डिग्री के आसपास में तापमान रहता है ना? है? क्या है? कौन प्लेटो एरिया है? समुद्री प्रभाव है, समुद्र का प्रभाव है। और दूसरी बात यह है, किसका? तो विषुवत रेखा तो सालों भर तापमान जस का तस है ना, ये भी तो हम बता रहे हैं। बात नहीं समझ रहे हैं? कोई स्थान इक्वेटर के नजदीक है ना, और भारत का प्रायद्वीप मान लीजिए वो इक्वेटर के थोड़ा और, अब 8 डिग्री 4 मिनट मान लीजिए। अब सूर्य क्या है कि नॉर्थ में कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है। अब दक्षिण का जो भारत है उसमें समुद्र के प्रभाव के कारण, जो आप लोग दिन और रात में देख रहे थे ना कि दिन में कुछ और हवा चल रही, रात में कुछ और, तो वहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है समुद्र का समकारी प्रभाव। तो इस समकारी का मतलब क्या हो गया कि न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडा, और ये पूरा वर्ष भर रहता है। समुद्र का प्रभाव वर्ष भर रहता है। ठंडा पड़ेगा लेकिन उतना एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होता है। हम लोग के यहाँ क्या है, इतना ठंड पड़ता है ना कि 2-2 हीटर जला लिए हैं लोग, नहीं होता है एकदम। अपने यहाँ क्या है कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो जाता है। तो ठीक वैसे ही ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत में समुद्र के कारण तापमान कम है लेकिन उतना नहीं है, उतना नहीं है। तो गर्मी के मौसम में ध्यान रखिएगा कि उत्तरी मैदानों में तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और दक्षिण का जो भारत है वो तुलनात्मक रूप से तापमान वहां पे कम रहता है, 31-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है ना। अब देखिए इस ग्रीष्म ऋतु में जैसे ही मार्च का महीना आता है, मार्च का महीना, तो हम लोग कहते हैं कि प्री मानसूनी वर्षा हो रही है। एक शब्द होता है ना, प्री मानसूनी वर्षा। तो मानसून के पूर्व वर्षा होती, इसके पीछे ना कुछ स्थानीय कारक है। जैसे ही मार्च का महीना हम लोग खत्म करेंगे तो बंगाल की खाड़ी पे ना छोटा छोटा टर्बुलेंस उत्पन्न शुरू हो जाता है, छोटा छोटा चक्रवात शुरू हो जाता है, और इस कारण से प्री मानसूनी वर्षा भारत के पूर्वी तट पे हो जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में भी भारत में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में भी भारत में वर्षा होती है, लेकिन उसके पीछे कारक क्या है? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे चक्रवात, उस चक्रवात के कारण वर्षा हो जाती है। तो इस गर्मी के मौसम को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब गर्मी के मौसम में लो प्रेशर रहेगा कि हाई प्रेशर रहेगा? लो रहेगा। जाड़ा में पूरा स्थलखंड हाई प्रेशर से जूझ रहा है, गर्मी आते हो लो प्रेशर हो गया। जून जुलाई आते आते ये लो प्रेशर इतना इफेक्टिव हो जाता है कि वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की हवा को अपनी ओर खींच लेता है। इस कारण से भारत में मानसून का एक अलग टर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो गर्मी ही, है तो गर्मी ही, लेकिन ये लो प्रेशर इतना घना हो गया, इतना इंटेंस हो गया कि अब वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की हवा को भी खींचना शुरू कर दिया है। यह है बहुत चैप्टर, बहुत लंबा है, बहुत शॉर्ट में बताया जा रहा है। कई जगह आपको समझ में नहीं आएगा तो वापस पूछ लीजिएगा,
वापस पूछ लीजिएगा। मेन क्या है कि सवाल आए तब तो आदमी और डीप पढ़ा है, सवाल आता ही नहीं है अभी तक। 1 2 3 में तो सवाल उतना, हमको लगता है कि एक भी सवाल नहीं आया है। आया है काल बैसाखी ही ना, ऊपर ही ऊपर ही है ना, तो आपको अभी चौथी में ऊपर ही ऊपर करना है। अब और जब 10 12 हो जाएगा ना तब डेप्थ में जाए। अब जैसे देखिए काल बैसाखी आप लोग बता रहे हैं कि पूछा गया है, अब काल बैसाखी पूछा गया है तो वो एनसीईआरटी का ही उठाया है। कहाँ से उठाया है हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाला अगर आप लोग कॉलम पढ़ेंगे, देखिए एक क्या है मैंगो सोवर, एक है इसी को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। नॉर्वेस्टर आपको दिख रहा है, काल बैसाखी दिख रहा है, यहीं से उठा करके सीधा पूछ लिया गया है। इसका मतलब कि टीआरई में केवल ये कॉलम जो लोग पढ़ के चले गए होंगे, लकीली उनका ये लड़ गया होगा। देखिए बारदोली छीड़ा भी दिख रहा होगा, बारदोली छीड़ा असम में हम कहते हैं। और देखिए लू है, इसी लू को आजकल हम लोग हीट स्ट्रीम कहते हैं, हीट वेव कह रहे हैं ना। हीट वेव आजकल अखबार में बहुत चर्चा में रहा है कि हीट वेव के कारण इतने लोगों की मृत्यु हो गई है, वो क्या है, लू है। तो एनसीईआरटी से यही सवाल सीधा पूछ लिया गया है, समझ गए। हम जो पढ़ा रहे वो एनसीईआरटी अब आप लोग जाकर के पढ़िएगा तो आसान लगेगा। कुछ एक हिस्सा आपको पढ़ लेना है। देखिए ये वाला हम पिछली बार पढ़ाए थे सारा, सेम कंडीशन इस बार भी है ना। काल बैसाखी अगर पूछा होगा ना तो सीधा सवाल लड़ गया है। तो गर्मी के बाद हम लोग प्रवेश करते हैं वर्षा ऋतु में। गर्मी के बाद हम लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि उत्तरी भारत में क्यों ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इसको हमने समझा दिया है। पंजाब और हरियाणा समुद्र से दूर है, न सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि हिमाचल भी हो जाएगा, उत्तराखंड भी हो जाएगा, वो समुद्र से दूर है, इस कारण से समुद्र का वहाँ प्रभाव कम है, इस कारण से वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ रही है। समुद्र का प्रभाव रहता तो एक बार समुद्री हवा स्थल पे आ जाती। हिमालय के क्षेत्रों में क्या है, स्नोफॉल होते रहता है, हिमपात हो रहा है, तापमान कम हो गया है, बर्फबारी शुरू हो गया है। अब बर्फबारी होगा तो तापमान कम हो जाता है। हम लोग नहीं बोलते हैं कि कश्मीर में बर्फ पड़ गया इस कारण से दिल्ली में ठंडा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो हिमालय के क्षेत्रों में स्नोफॉल हो गया है। और इसके अलावा एक और फैक्टर कि कैस्पियन सागर के आसपास कुछ ठंडी पवन उत्पन्न होती है, वो भारत में प्रवेश कर जाती है। इस कारण से उत्तरी भारत में ठंड दक्षिण भारत की तुलना में ज़्यादा पड़ता है। अब इन सब प्रभाव से दक्षिण भारत मुक्त है, इस कारण से वहां पे ठंड कम पड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत क्या है, वहां पे इक्वेटर नजदीक है, इस कारण से वहां पे तापमान कम रहता है। और तिरुवनंतपुरम में जनवरी का जो तापमान है 31 डिग्री रहता है और जून के महीने में 29.5 है। ये अंतर है। पटना का देख लीजिए, जून के महीने में तापमान कितना पहुंचता है, यहाँ भी तो 45 मोटा मोटी पहुंच ही गया है। और ठंड के मौसम में 6 डिग्री के आसपास, 6 डिग्री सेल्सियस, कड़ाके की ठंड में 6 डिग्री मान लेते हैं, साथ ही मान लीजिए। तो कितना अंतर है दोनों में। तिरुवनंतपुरम में कितना है 31 है, और गर्मी के महीने में 31 है, और जून के महीना में 30 है। तो फर्क हुआ कहाँ, डिफरेंस बहुत कम है ना, इसी कारण से। और अपने बिहार के पटना में देख लीजिए ये स्थिति है। दिल्ली में जाइए तो 48 पहुंच गया तापमान, और ये घट करके अब 3 होने लगा है वहां पे। दिल्ली में जाड़ा में 3 डिग्री जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो 3 डिग्री को भी झेलने में आदी हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं, और 45 तक झेल जा रहे हैं। नहीं, ये हो रहा है। अंग्रेज जब भारत आए तो इसी कारण से वो क्या देखें कि हमारे जैसा तापमान यहाँ पे कहाँ मिलेगा। तो उनको कहाँ मिला, उनको मिला शिमला, उनको मिला दार्जिलिंग, उनको मिला मसूरी, है ना। कुछ ऐसा जगह मिला जैसे मैकडोलगंज, वो अंग्रेज के नाम पे ही हो गया। मैकडोलगंज वो अंग्रेज के नाम पे ही हो गया है। तो इस कारण से अंग्रेज अपने यहाँ टेम्परेचर खोजे भारत में, शिमला में हिल स्टेशन पे खोजे जहां पे तापमान कम मिल रहा है। यानी कि उसमें भी जो प्रभावी अंग्रेज होंगे वो घूस घास या जुगाड़ लगा करके अपना ट्रांसफर शिमला करा लेते होंगे, और जिनका जुगाड़ नहीं लगता होगा उनको भेज दिया जाता होगा कि जाओ तुम पटना पटना में रहो।
ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में क्या है कि समुद्र का समकारी प्रभाव है। अब शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो भारत में इन इन क्षेत्रों में होती है, उसको आप समझ करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे हमने बताया कि पश्चिम की तरफ से जो हवा आ रही है उसके कारण से हवा से बारिश हो रही है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे वर्षा हो रही है। अब ये इलाका प्रायद्वीप का उत्तर ही है, तो प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में और अरुणाचल प्रदेश और असम तक ये वर्षा होती है। अब इसमें मान लीजिए कि यहाँ 25 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ आते आते पूरब में अरुणाचल प्रदेश में 5 सेंटीमीटर होगा, कम होते जाएगा। तो एनसीईआरटी में ये 3 क्षेत्रों का चर्चा किया है, 3 क्षेत्रों का चर्चा किया है। तो मोटा मोटी हम कह दें कि पूरा का पूरा जो मध्यवर्ती मैदान है वहां पे बारिश हो रही है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में है ना अरुणाचल, असम, तो मध्यवर्ती मैदान में क्या हो गया, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा का मैदान है ही वो भाग, तो कह देंगे कि मध्यवर्ती मैदान में वर्षा होती है और पश्चिम से पूरब की तरफ वर्षा कम होते जाती है। क्या नॉर्दर्न प्लेन का, हाँ वही तो है, सब सेम है। तो इधर मान लीजिए कि पश्चिम में 25 सेंटीमीटर हो रही है, उधर से हवा ही आ रहा है ना, तो वर्षा उधर ही कराएगा। और इधर आते आते अरुणाचल आते आते ये 5 सेंटीमीटर हो जा रहा है, कम होते जा रहा है, लेकिन वर्षा तो हो रहा है ना, वर्षा हो रही है। इसी कारण से शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा जो है होगी ही। और नवंबर और दिसंबर में क्या होता है, जैसे अभी क्या है, अभी क्या है, सितंबर है। हमने यहां तक देखा कि 15 सितंबर तक अपने यहाँ वर्षा का मौसम है। 15 सितंबर के बाद हवा लौटना शुरू कर देगी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि मानसून का लौटना। और मानसून जब लौटेगी तो ये उत्तर पूर्वी हवा के रूप में रहेगी, इसी कारण से इसका नाम क्या हो गया, उत्तर पूर्वी मानसून। और जब नवंबर और दिसंबर में या अक्टूबर के मध्य से ही कह दें कि जब मानसून लौट रहा है, तो मानसून लौटेगा तो जैसे ही बंगाल की खाड़ी पे जो हवा है, अब वो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ले लेगी, है ना, ह्यूमिडिटी ले लेगी। और जैसे ही वो तमिलनाडु के तट से टकराएगी, तो टकराने के कारण पश्चिमी पूर्वी घाट पर्वत के कारण वर्षा होना शुरू हो जाएगा, है ना। यानी कि क्वेश्चन यहीं से रहेगा, हो सकता है कि अगली बार इस पे सवाल दे दे। अगर आप इस पीपीटी को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ना, तो इसमें से सारा सवाल लड़ जाएगा। टीआरई 4 में सवाल देखिएगा लड़ जाएगा सीधा, बस आप लोग समझते रहिएगा, क्योंकि आप लोग का तो भूगोल बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या भूल जाएंगे, लो प्रेशर हाई प्रेशर दिमाग से निकल जाएगा। जहाँ जहाँ लो प्रेशर रहेगा वहाँ हाई प्रेशर बना देंगे। गर्मी में कह देंगे कि हवा जो है स्थल से समुद्र की तरफ चल रही है, आपका ये कॉन्सेप्ट कह देगा कि जो गर्मी है वो हवा समुद्र की तरफ चलना शुरू कर दी। तो इसी को हमेशा याद रखना कि हवा क्या है, हाई से लो की तरफ चलेगी। तो कभी भी आप लोग ना गलती मत कीजिएगा, ठीक है। स्थल भाग क्या है ना कि वो देर से गर्म है, जल्दी गर्म है और जल्दी ठंडा है, जल्दी गर्म। लेकिन जो जल है वो देर से गर्म, देर से ठंडा हो रहा है ना। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। और कहाँ चूक हो सकता है आप लोगों से, और हो सकता है अक्षांश वाले को लेकर के, जैसे से इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्रमशः कम होते जाएगा। तापमान क्या है, कम होते नहीं जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या है, ध्रुव की तरफ तिरछा पड़ती है। तभी तो आप देखिएगा उत्तरी ध्रुव कह रहे हैं, मतलब वहां पे तापमान इतना कम है कि क्या है, हम वहां पे बर्फ ही बर्फ है, वहां पे बर्फ है। तो पूरा का पूरा आर्कटिक रीजन बर्फ है, पूरा का पूरा अंटार्कटिका रीजन बर्फ है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये भी याद रखिएगा कि इक्वेटर पे दिन रात बराबर होता है, और दिन रात जब बराबर होता है तो क्लाइमेटिक कंडीशन उतना एडवर्स नहीं होगा जितना नॉर्थ की तरफ होगा, समझ गए। नॉर्थ की तरफ क्या है, दिन छोटा होते जाएगा, और दिन छोटा का मतलब क्या होगा कि वहां पर सूर्य तप प्रकाश कम मिल रहा है। अब कम मिलेगा तो स्वाभाविक है कि वो ठंडा हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। अब जहां पे दिन लंबा हो गया, 12 घंटे का दिन हो गया, इक्वेटर कहते हैं, तो वहां पे 12 घंटे का दिन हो गया। और हम मान लीजिए क्या कह दें, नहीं 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कह दें, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे दिन की अवधि कितनी हो जाएगी, मोटा मोटी छोटा हो जाएगा ना। तो मोटा मोटी हम कह देते हैं 9 घंटा चाहे 10 घंटा होगा, 9 घंटा।
3 घंटा सूर्य ताप कम मिल रहा है ना, तो ठंड हो जाएगा ज़्यादा। वही इक्वेटर पे क्या है, ज़्यादा सूर्य ताप मिल रहा है, ठीक है, तो रेडिएशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, तो तापमान बढ़ेगा। और उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु से ही सवाल कठिन पूछा जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु में जो चक्रवात है ना, कुछ स्थानीय तूफान हो गया। जैसे ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते क्या होता है कि प्री मानसून जो बारिश होती है उसको कर्नाटक और केरल में मैंगो शोवर कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। और इस वर्षा से यहाँ पे आम का फसल जल्दी पक जाता है, ये तो अपने यहाँ भी रहेगा, है ना। और इसी को चेरी ब्लॉसम कहते हैं केरल में, फूलों वाली बौछार। देखिए ये वाला कॉलम आप लोग ना एनसीईआरटी का अपने कॉपी पे उतार लीजिएगा। अगर वहाँ पे मैंगो शोवर है या चेरी ब्लॉसम या ब्लॉसम शोवर रहे, ठीक है, या तो नॉर्वेस्टर रहे या तो लू रहे, इन सब लोकल विंड को आप जरूर से याद रखिएगा। ये जितना का जितना है वो अलग अलग प्रकार के कृषि को प्रभावित करता है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि फूलों वाली बौछार कहाँ पे है, केरल में है, तो केरल में क्या हो सकता है, कॉफी, कॉफी की फसल को क्या है, लाभ मिल रहा है। तो अब आप बताइए कि इन चारों में से किस में केरल में कॉफी में लाभ मिलेगा, काल बैसाखी से, लू से, या फूलों वाली बौछार से, आम्र वर्षा से? ऑप्शन 2 से ना, ठीक है, ऑप्शन 2 का प्रभाव केरल में है, इस कारण से कॉफी की फसल को लाभ मिल रहा है। काल बैसाखी का जो क्षेत्र है, असम है, पश्चिम बंगाल है, वहां पे चाय का, पटसन यानी जूट का, चावल पैडी का, यह लाभदायक पवन है। असम में इसको हम क्या कहते हैं, लोकल नाम दे दिया गया है बारदोली छीड़ा। अलग अलग नाम है, जैसे बिहार है, बिहार, अब यहाँ पे धूप का एक अलग नाम है, घामा कह देते हैं या घाम कह देते हैं, नहीं कह देते हैं, तो अलग अलग नाम है। तो जो हवा चल रही है उस हवा को या स्टॉर्म को हम लोग बारदोली छीड़ा वहां के लोकल टर्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लू का भी कोई लोकल नाम है बिहार में? लू ही कहते हैं ना, लुक ना, बात एक ही है, लुक भी बोल देते हैं, बात एक ही है। जैसे हम पहली बार सुने कि लोग नालंदा को ललंदा कह रहे हैं, इसका मतलब कि न का प्रोनाउंसिएशन वो ल कह रहे हैं, नींबू को लींबू, तो वो लोकल टर्म हो ही जाता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा देखिएगा शब्द ही चेंज हो गया, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में इसको बारदोली छीड़ा कहते हैं। तो असम और पश्चिम बंगाल में चाय, जूट और चावल के लिए यह लाभदायक पवन है, और असम इसको, और ठीक उत्तरी भारत के मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली गर्म हवा को हम लोग लू कहते हैं। यही कारण है कि पूरा का पूरा जो गर्मी रहा है उसमें लू की जगह आप देखिए हीट वेव लिखा है, हीट वेव, यानी कि लू से भी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है, इस कारण से लू कहना हल्का लग रहा है, और हीट वेव कह देने का मतलब थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है। आगे का जो है जो सिलेबस में मॉनसून पढ़ना है, इसको समझाते हैं थोड़ा सा, अब आधे घंटा लगे, नहीं खत्म करें? अभी नहीं बनेगा, हैं? वो सब पढ़ाएंगे जब आपको हम भौतिक भूगोल पढ़ाएंगे ना, तो उसी भौतिक भूगोल में आपको इरोजन, नहीं उसमें प्रॉपर चैप्टर है भौतिक भूगोल में। अच्छा वो लोग आए हैं क्या जो पहली क्लास में जिसको सिलेबस पूरा लिखवाए थे, कितने लोग थे? अब आप लोग इनसे सिलेबस लीजिएगा, सिलेबस के अनुसार क्लास चलेगी, उसमें बताया है। अब मान लीजिए अभी हम बीच में अपर्दन पढ़ाना शुरू कर देंगे ना, तो वो डिरेल हो जाएंगे ना? नहीं सोयल में नहीं है, बहुत कम दिया है। अभी अपर्दन पढ़ाने का मतलब ये है हम इसको और अच्छे से बताएंगे, इसमें परिवहन भी पढ़ाएंगे, प्लस अपर्दन के जो जो दूत हो गए, जैसे मान लीजिए हवा से क्या हो रहा है, जैसे नदी के जल से, है ना, जैसे हिम से, तो ये सब पढ़ाना पड़ेगा अपर्दन में। तो सिलेबस जो बताएगा तो उसमें भौतिक भूगोल प्लस भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, और इसके अलावे हम बोले थे कि विश्व भूगोल भी पढ़ा देंगे, विश्व भूगोल।
तो पूरा सिलेबस हमने लिखवा दिया है, आप लोग सिलेबस से लिख लीजिएगा। और कल समाप्त करते हैं मॉनसून को, समाप्त तो आज ही कर देना चाहिए था, हैं? नहीं, इसी 1.5 घंटे में खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन आप लोग को समझाने में, हालांकि बहुत ज़्यादा समझाया नहीं है, तो आप लोग को ना प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आएगी कि ये साल भर हम पढ़ के समझ लिए हैं, आप लोग को चाह रहे हैं कि एक ही घंटा में हम समझा दें, तो इसमें तो फिर एग्ज़ाम कैसे निकालिएगा? एग्ज़ाम निकालना है, थोड़ा बहुत ना उड़िएगा, मतलब कि उसको थोड़ा सा देखिए। इसमें सवाल आ रहा है कितना, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, हैं? उसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। अगर 6 सवाल होता तो इतना नहीं बताते, अभी तक खत्म कर दिए होते। जो 25 सवाल पूछा जाएगा ना, वो यहां से लड़ जाएगा सीधा। बहुत आसान टॉपिक है, एक बार समझ लेने के बाद बहुत आसान है। देखिए ज्योग्राफी में क्या है, अगर 6+ वाले आप लोग हैं, 6 से 12 तक के बीच में, 7 से लेकर 12वीं तक आ जाएगा, तो इसमें सवाल कितना आ रहा है? 6 सवाल, 8 सवाल आ रहा है। अब इस 6 सवाल 8 सवाल में जितना आपको टाइम देना है उतना ही दीजिए। ज़्यादा दिमाग आप लोग लगाइएगा तो जानकारी रहेगा और एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए आपको ना इतिहास पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, सब पढ़ना है ना। अब सितंबर शुरू हो गया, अक्टूबर शुरू हो गया, नवंबर शुरू हो जाएगा, तो फिर आप लोग 3 महीना मोटा मोटी मान के चलिए, 90 दिन का। अभी चूंकि नोटिफिकेशन आ गया होता तो और जल्दी आपको प्रेशर बना रहता। वो तभी तो इसको ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तभी तो हम इतना बता रहे हैं। अभी देखिए प्रश्न पूछा ही नहीं गया है गर्मी पे, आपको बता दिया हमने। प्रश्न जाड़ा पे पूछा ही नहीं गया है, आपको बता दिया, समझा दिया। समझ रहे हैं ना? तो 1.5 घंटा इसी में खत्म हो गया, गर्मी ठंडा में ही। अब कल हम लोग मानसून पढ़ लेंगे, तो 1 से लेके 5 तक में ज़्यादा पूछेगा तो भी आपका बन जाएगा, कम पूछेगा तो भी आपका बन जाएगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एग्जाम निकालना एक अलग कला है। असंतुष्टि आपको तब भी रहेगा जब हम साल भर पढ़ाएंगे, असंतुष्टि तब भी रहेगा जब साल भर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसका कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। तो कोशिश कीजिए यहाँ से जाने के बाद, घटना चक्र होगा आपके पास, उसका सवाल बना के कल आइए, उसका प्रश्न बना करके आइए और फिर हमसे सवाल पूछिएगा। क्या क्वेश्चन था वो? मिल रहा था ना? तो हम बता रहे थे कि 30 तक आप लोग का जो सवाल था वो नहीं पूछा है, 30 के बाद PYQ था। 30 तक देखिएगा तो आप लोग का सवाल बना ही नहीं, इसलिए नहीं बना क्योंकि हम नया सवाल बना के दिए थे। और 30 के बाद आप लोग को, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आसान सवाल है वो आपका बन गया था, जो आसान है वो आप लोग बना रहे थे, नया सवाल में आप लोगों का हालत खराब था। वैसे ही क्लाइमेट वाला करा देंगे सवाल, जो सवाल आया है वो भी बनवा देंगे, और जो जितना संभावना बन सकता है वो भी करा देंगे। बात समझ गए? जो सवाल आया है वो करवा देंगे, और जो नहीं आया है, जो बन सकता है वो भी बता देंगे। तो आप लोग एक बार घटना चक्र का जलवायु बना करके आइए कल, तो हम ही ला कर दें। अभी लौटते समय जाकर के खरीद लेना है, नहीं है तो आप लोग ना थोड़ा सा, हाँ, घटना चक्र से बना के आइएगा, सब सवाल और फिर दिक्कत, वो पीछे उनको दिक्कत कोई नहीं। आपका ध्यान था ना यहाँ पे, नहीं था ध्यान, ध्यान था आपका।